मातृभूमि आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। आज भारतीय सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ गई। राजस्थान के बाड़मेर में देश की पहली इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ऑपरेशनल हो गई है। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तानी सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट और फाइटर जेट्स ने वहां उतरकर अपने दुश्मनों को बता दिया कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए देश अपने आप को मजबूत करता जा रहा है। एबीपी संवाददाता नीरज राजपूत ने बाड़मेर से हमें एक खास रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए इस रिपोर्ट को और समझिए भारत की ताकत को। पाकिस्तान सीमा के करीब नेशनल हाईवे पर भारतीय वायुसेना के उतरते जहाज बता रहे हैं कि देश की सुरक्षा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। साथ ही पाकिस्तान को भी संदेश दिया गया है कि उसकी किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की तैयारियां और ज्यादा मजबूत हो गई हैं। राजस्थान के बाड़मेर में हाईवे किनारे बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया, जिस पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेकर फाइटर जेट्स तक लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले इस पर उतरा भारत का मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J हरक्यूलिस। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी नेशनल हाईवे पर भारी भरकम C-130J मालवाहक जहाज को उतारा गया है। यह अमेरिका से लिया गया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। भारतीय वायुसेना के पास ऐसे 12 विमान हैं। 92 जवान या 64 एयरबोर्न ट्रूप्स को ले जा सकता है। 3 बख्तरबंद गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। 20,000 किलो वजन के सामान ले जा सकता है। 3,300 किलोमीटर की रेंज है। पाकिस्तानी सीमा से सटे हाईवे पर देश की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनकर हुई तैयार। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट में खुद बैठकर ये इमरजेंसी लैंडिंग की। आप सबको सचेत करना चाहती हूँ कि धूल का गुबार से अपनी आंखों को बचाए रखें। इसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर उतरने की बारी थी फाइटर जेट्स की। भारतीय वायुसेना के शानदार फाइटर जेट्स में से एक सुखोई 30 ने इस पर लैंडिंग की। ये रूस से लिया गया फाइटर जेट है, जो भारतीय वायुसेना के पास 272 है। वायुसेना के पास इसकी 13 स्क्वाड्रन है। इसकी रेंज 3,000 किलोमीटर की है। इसके बाद हाईवे पर उतरा वायुसेना का डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट जगुआर। यह ब्रिटेन से लिया गया फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना के पास ऐसे 120 फाइटर जेट हैं। वायुसेना के पास इसकी 6 स्क्वाड्रन हैं। परमाणु हमला करने में सक्षम है जगुआर। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। सज्जनों, जोरदार तालियों से कप्तान का अभिनंदन कीजिए। जिस जगह पर इस इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप को बनाया गया है वो पाकिस्तानी सीमा से बेहद करीब है, यानी जरूरत पड़ने पर कुछ मिनटों के भीतर यहां से फाइटर जेट्स भेजे जा सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के जरिए जवानों को बहुत जल्दी यहां उतारा जा सकता है। ये जो हाईवे है ये भारतमाला प्रोजेक्ट जो है भारत देश का हमारे उसका हिस्सा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है कि जो देश के जो सीमावर्ती इलाके हैं उनको जो मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उनसे जोड़ना है। तो ये जो सीमावर्ती इलाका, क्योंकि पाकिस्तानी सीमा यहाँ से बेहद 40 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, तो ये एक छोटा हाईवे बनाया गया है। 20 स्थानों पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको तैयार कर रही है। जिस तरीके से रोड्स और हाईवेज का निर्माण हुआ है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डिफेंस पर खर्च करने से डेवलपमेंट पर कोई एडवर्स इंपैक्ट अथवा डेवलपमेंट रुकेगा, उसमें कोई कमी आएगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। बल्कि इन सब सारी चीजों को देखने के बाद तो मैं कह सकता हूं कि डिफेंस और डेवलपमेंट आज एक दूसरे के पूरक बन गए। जाहिर सी बात है, भारत की पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी तीनों सीमाओं पर दुश्मन देश मौजूद हैं। दोनों ही देशों से रिश्ते ठीक नहीं हैं। साथ ही पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ भी है। ऐसे में देश की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन तैयारी करनी बेहद जरूरी है।
ये जो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड जो भारत ने तैयार की है, पहली देश की ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड है, वो शुरू हो गई है। इस पर कभी भी जो भारतीय वायुसेना के जब फाइटर एयरक्राफ्ट हो, लड़ाकू विमान हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, मालवाहक विमान होते हैं, उनकी लैंडिंग हो सकती है। यहाँ से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। 3-3.5 किलोमीटर लंबा ये एयर स्ट्रिप यहाँ पर तैयार किया गया है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सेना की क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश सरकार लगातार कर रही है और किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जब आदरणीय एयरफोर्स चीफ मेरे पास आए थे तो मुझे बता रहे थे कि इस एयर स्ट्रिप बनाने के लिए हमको 1.5 साल लगता है। तो मैंने उनको कहा कि अभी हम आपके लिए बनाने का काम जरूर करेंगे और 1.5 साल के बजाय हम 15 दिन में आपको एयर स्ट्रिप बना कर देंगे, अच्छी क्वालिटी की, अगर आप हमको बताएंगे। देश की सुरक्षा बेहद जरूरी है, वो भी ऐसे हालातों में जहां टू फ्रंट वॉर के हालात हैं, तो इस तरह की तैयारियां और भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। बाड़मेर से नीरज राजपूत की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान का जुल्म हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। खासकर महिलाओं पर अत्याचार के नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। अब तालिबान ने विरोध प्रदर्शन करने पर ही पाबंदी लगा दी है। पिछले कुछ दिनों से काबुल में महिलाएं तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थीं। वहीं दुनिया को सच दिखाने वाले पत्रकारों पर भी तालिबान ने लाठियां बरसाई हैं। जो ये कह रहे हैं कि तालिबान बदल गया है, क्या उन्हें तालिबान का ये जुल्म नजर नहीं आ रहा? जो ये कह रहे हैं कि ये नया तालिबान है, क्या उन्हें तालिबान का ये अत्याचार दिखाई नहीं दे रहा? जो ये कह रहे हैं कि तालिबान अच्छे तरीके से अच्छे वाला शरिया कानून लागू कर रहा है, क्या उन्हें महिलाओं को कुचलने वाली ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती? तालिबान के राज में महिलाओं और पत्रकारों को पीटने की ये तस्वीरें सबूत हैं कि अच्छा या बुरा तालिबान कुछ नहीं होता। तालिबान सिर्फ तालिबान है और जो जरा भी नहीं बदला, वो पहले भी जुल्मी था, अब भी अत्याचारी है। कुछ बहादुर महिलाओं और पुरुषों ने तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई, काबुल में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तालिबान की मार भी खाई, लेकिन कम से कम उन्होंने हिम्मत दिखाई, अपने अधिकारों के लिए तालिबान के सामने आवाज बुलंद की। आजादी 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 आजादी। तालिबान ने पहले उन्हें डराया, फिर धमकाया, लेकिन प्रदर्शन कर रही महिलाएं जब नहीं डरी, ना ही पीछे हटी, तो तालिबान के लड़ाकों ने उन पर डंडे बरसाए, उन्हें मारा, महिलाओं पर अपनी धौंस दिखाई। काबुल पर तालिबानी कब्जे को 25 दिन हो चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ तालिबान अपने असली रंग में आ जाता है। जुल्म की ये तस्वीरें सबूत हैं कि तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान को उसी अंधे कुएं में धकेलना चाहता है। तालिबान के इसी रुख पर संयुक्त राष्ट्र में भी चिंता जाहिर की गई। दरअसल तालिबान का मकसद एकदम साफ है। अफगानिस्तान में तालिबान को ना तो महिलाओं का आगे बढ़ना पसंद है, ना ही उनका पढ़ना लिखना। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तालिबान का असर दिखाई देने लगा है। अफगानिस्तान के नए नए शिक्षा मंत्री बने तालिबानी नेता तो पहले ही कह चुके हैं कि पीएचडी और मास्टर की डिग्री का कोई फायदा होता ही नहीं। तालिबान के पूरे मंत्रिमंडल में कोई 10वीं पास तक नहीं है, फिर भी उनके पास अफगानिस्तान की सत्ता मौजूद है। उनके इस बयान से आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान का भविष्य क्या है और किधर जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले 5वें टेस्ट पर संकट के बादल हैं। भारतीय टीम के एक और सपोर्ट स्टाफ को कोरोना हो गया है। मैनचेस्टर में आज ये रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। स्टाफ की टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री भी कोरोना पॉजिटिव हैं। सपोर्ट स्टाफ को कोरोना होने की वजह से आज का अभ्यास टाल दिया गया है। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में भारत हालांकि 2-1 से आगे है। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। ओवैसी ने आज बाराबंकी में रैली की और मोदी से लेकर योगी सरकार तक जमकर हमले बोले। ओवैसी ने आरोप लगाया कि केंद्र में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से ही मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं और ये अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन तलाश रहे MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार 3 दिन तक यूपी में रहे और अलग अलग शहरों में सभाएं की।
पहली सभा अयोध्या में हुई तो दूसरी सभा सुल्तानपुर में और तीसरी बाराबंकी में। इन तीनों सभाओं में ओवैसी ने लगातार समाजवादी पार्टी, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस सभी को टारगेट करने की कोशिश की और ये बताया कि मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, ऐसे में मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए और ये वक्त है मुसलमान अपना नेता बनाए ताकि यूपी में उनकी आवाज़ सुनी जाए। 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। हमने देखा कि जब अखलाक को मारा गया था यही उत्तर प्रदेश में, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और जनाब शौकत साहब अखलाक के घर को मिलने गए थे। मेरी आंखों में आज भी अखलाक की मां की मायूसी है कि कैसे उसके घर में घुसकर उसी के घर के आंगन में उसको पीट पीट कर खत्म कर दिया गया। जमाने ने देखा कि पीलू खान को रोड पर मारा गया, दुनिया ने देखा कि अकबर खान को मारकर उसके जिस्म को जलाकर उसका वीडियो बनाया गया। मुल्क ने देखा, बल्कि सारी दुनिया ने देखा, मीडिया ने दिखाया कि झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को सरे बाजार पीटा गया। ऐसे कई वाकयात रोनुमा हो रहे और ये करने वाले वीडियो बनाते हैं जो इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क के संविधान को कमजोर करते हैं। इस तरह का वीडियो बनाकर ये पैगाम देना चाहते हैं खास तौर से कमजोर लोगों को, खास तौर से मुस्लिम अक़लियत को और दलितों को, जो देखो हम अब ताकत में आ चुके हैं, हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। और यही वजह है कि जुल्म करने वालों के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बहुत चीख पुकार होती है तो रस्मी तौर पर उनको गिरफ्तार करके 24 घंटे में उनको बेल दी जाती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, ओवैसी उत्तर प्रदेश आए हैं, पहले अपना नाम बता। मेरा नाम ऋषि शर्मा है। ऋषि ये बताइए, ओवैसी यूपी आए हैं और वो कह रहे हैं मुस्लिम सीएम होना चाहिए, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भारत आप जानते ही हैं कि इंडिया में अपना हिंदू मुसलमान ये सब जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं वो बहुत ही मतलब गंदे तरीके से होता है। आज तक आप बाराबंकी का कभी भी रिकॉर्ड आप निकाल के देख लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू और मुसलमानों में दंगा हुआ हो किसी भी चीज़ को लेकर। वैसे वोट कटवा लगते हैं क्या कि वो वोट काटने आए? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। आप इत्तेफाक रखते हैं कि मुसलमान सीएम होगा तभी मुसलमानों का भला? ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान जो है आपसी भाईचारा मोहब्बत का देश है और हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को कहीं मान और सम्मान मिला है तो एक इंडिया यानी हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे मुसलमानों को मान सम्मान मिला है और मेरे हिसाब से ओवैसी के आने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्या ओवैसी वोट कटवा हैं? हाँ बिल्कुल, जो आप कहना चाह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले जो पिछला चुनाव था 2017 का, तो शायद आप लोग को भी पता होगा कि बहन जी ने जितने 100 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे वो उसी क्षेत्र में उतारे थे जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और जिसकी वजह से आज जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो उस बार बहन जी ने किया, आज वही काम ओवैसी साहब कर रहे हैं। सबसे पहले ओवैसी साहब को अपने गढ़ को मजबूत करना चाहिए, उनको डिप्टी सीएम अपने यहाँ बनाना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश उनके लिए बहुत दूर है। तो किसको फायदा होगा ओवैसी अगर मजबूती से चुनाव लड़ लें तो किसको? वो किसी मुस्लिम समाज को नहीं फायदा पहुंचाना चाहते। वो एक बात और कहते हैं कि एक मुसलमान सीएम होना चाहिए। योगी जी के गढ़ में आके वो मुसलमान सीएम की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसा संभव है, होना चाहिए, क्या हो? देखिए, मुस्लिम सीएम होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, मगर जब ओवैसी साहब जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको जो है हैदराबाद में मुस्लिम सीएम बनाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे मातृभूमि में। 2 दिनों के जम्मू दौरे पर आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे। राहुल पैदल ही मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे। शाम की आरती में भी राहुल गांधी हिस्सा लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच चुकी हैं। 2 दिवसीय दौरे में प्रियंका यूपी में कांग्रेस की चुनावी रणनीति तय करेंगी। प्रियंका चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए पार्टी की राज्य चुनाव समिति और सलाहकार समिति के साथ भी बैठक करेंगी। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश लखनऊ पहुंची हुई हैं और उधर राहुल गांधी मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू पहुंचे हुए हैं। पैदल ही दर्शन करने जाएंगे मैया के, रात भवन में ही गुजारेंगे। कल एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो 2 तस्वीरें आज की आपके सामने। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी
मां वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे हैं। जम्मू में जनसभा को संबोधित करना है और दूसरी तरफ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का ये इस साल का तीसरा दौरा है और चुनाव को देखते हुए इस दौरे की बहुत अहमियत है। पंकज झा हमारे साथ, हमारे राजनीतिक संपादक, ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ। पंकज झा, प्रियंका गांधी का ये साल में तीसरा दौरा है, 2 बार पहले आई थी और सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी जमीन खोजने की कोशिश कर रही है, आपको लग रहा है कि जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उससे कांग्रेस सफल होगी? बहुत मुश्किल है, लेकिन हर पार्टी और हर नेता अपनी कोशिश करता है। और देखिए, प्रियंका गांधी को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि सभी नेता जमीन पर हैं, चुनावी तैयारियों को देख रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम पर है प्रियंका। तो प्रियंका आज पहुंची है और आपको बताऊं, शोभना जानती होंगी, कल उनको आना था लेकिन उससे पहले ही वो आज आई है और उसके बाद 2 दिनों तक वो पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। और रायबरेली और अमेठी, रायबरेली जहाँ से उनकी मां सोनिया सांसद है, अमेठी जहाँ से राहुल गांधी सांसद से चुनाव लड़े, वहां भी वो जाएंगी। एक तरीके से कोशिश है प्रियंका की, क्योंकि प्रियंका कांग्रेस की महासचिव भी हैं और यूपी की प्रभारी भी हैं, कि कम से कम उनके रहते पार्टी को एक नई जमीन मिल जाए, हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, उसी काम में वो जुटी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज झा इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। आज से कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के जम्मू दौरे पर हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अभी राहुल कटरा में हैं। 2 दिन के इस दौरे में राहुल गांधी माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा करेंगे और आज शाम की आरती में भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने 9 और 10 अगस्त को कश्मीर का दौरा किया था और माता खीर भवानी मंदिर और हजरत बल दरगाह भी गए थे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए राहुल गांधी पैदल ही जाएंगे और आज शाम की आरती का हिस्सा भी बनेंगे। कल एक जनसभा को संबोधित करना है राहुल गांधी को। पिछले महीने राहुल गांधी ने कश्मीर का दौरा किया था, माता खीर भवानी मंदिर और हजरत बल दरगाह गए थे और अब 2 दिन के जम्मू दौरे पर हैं राहुल गांधी। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे हैं और कल जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की वैष्णो देवी यात्रा पर भी राजनीति गर्म है। बीजेपी इसे नाटक बता रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठा रही है। देखिए, आज ये लोग मंदिर जा रहे हैं। नेहरू जी ने राम मंदिर के बारे में क्या बोला है बताने की आवश्यकता नहीं। इंदिरा जी ने संतों पर गोली चलाई जब संसद का घेराव संत कर रहे थे। सोनिया के राम सेतु नहीं है, राम नहीं है, राम के अस्तित्व को नकारा इन्होंने। राहुल गांधी जी अगर उस 13 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर माता के अनुयायियों के साथ जय माता की का नारा लगाकर माता के द्वार पर जाना चाहते हैं तो भाजपा को क्या एतराज है। मोदी जी अगर पैदल चलकर नहीं जा सकते, राजनाथ सिंह जी अगर पैदल चलकर नहीं जा सकते, नड्डा साहब नहीं जा सकते, तो ये हमारा कसूर है। भाजपाइयों को इसमें भी एतराज है। आप जाइए, हम तो उनका भी स्वागत करेंगे। राहुल जी के संग संग जाइए। मोदी जी ये बुजुर्ग हैं, उनका भी हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, जरूरत पड़ी तो कंधे पर बिठा कर ले जाएंगे। परंतु पवित्र धार्मिक यात्राओं का मजाक उड़ाना बंद करें। तो राहुल गांधी के दौरे पर कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं, लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखाना बेहद अहम हो जाता है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। पैदल यात्रा करते हुए 13 किलोमीटर की राहुल गांधी पहुंचे हैं माता के अनुयायियों के साथ। सुरजेवाला ने अभी कहा भी कि बीजेपी को क्यों इसमें ऐतराज है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। 2 दिन के जम्मू दौरे पर हैं, आज शाम की आरती में हिस्सा लेंगे। पैदल ही माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे हैं। आज रात भवन में ही गुजारेंगे राहुल गांधी। 2 दिवसीय दौरा है ये और आप देख सकते हैं तमाम जो अनुयायी हैं, जो माता के भक्त हैं, उनको अभिवादन भी करते हुए राहुल गांधी। कोरोना की तीसरी लहर की आहट दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि पिछले 24 घंटे में देश में 43,000 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उसमें से 32,000 के करीब केसेस केरल से हैं, यानी 68.59% सिर्फ केरल से ये मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का हालांकि ये कहना है कि हम दूसरी लहर के बीच में हैं, अभी ये खत्म नहीं हुई है, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय से तीसरी लहर नहीं मान रहा है, तीसरी लहर की आहट नहीं कह रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और इसी लहर के बीच में हम हैं।
लेकिन लगातार क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं इसलिए स्थिति चिंताजनक अभी भी। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क जरूर लगाइए।